नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने शो विक्लेश हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊंगा। मित्रों, बेताल और राजा विक्रमादित्य यानी कि मन और शरीर की यात्रा, समन्वय बनता चला जा रहा है, सिंक्रोनाइजेशन अच्छी हो रही है। राजा विक्रमादित्य धीरे धीरे और परिपक्व होते चले जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने इस कहानी को समझा है, 25वें बेताल के बाद राजा को शक्तियाँ मिलती हैं और उसी शक्तियों के सहारे राजा विक्रमादित्य ऐसे मील के पत्थर बनाते हैं जो कहानियाँ फिर आगे सिंहासन बत्तीसी में चली गई। हमें ये पढ़ाया गया कि अकबर महान था, अकबर की जो भी उसकी क्रोनोलॉजी है उसको पढ़ाया गया, लेकिन ये चीज़ें पढ़ाई नहीं गई। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमने अपनी संस्कृति को नहीं सीखा, हमने विदेशी संस्कृति को सीखा या हमें सिखाया गया इस तरह से। तो धीरे धीरे यही प्रयास करते हैं। मेरे अलावा भी बहुत लोग ये प्रयासरत हैं कि हमें अपने इतिहास का पता चले, और अंतिम लक्ष्य तो वो है, लेकिन ये शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी जो हमारी ट्रेडिशनल कहानियाँ हैं, जिन कहानियों के साथ हम बड़े हुए, जिन कहानियों के साथ हमारी पिछली पीढ़ी है, उन्होंने एक आईक्यू लेवल उनका बढ़ा, तो इस तरह की कहानियाँ आपके सामने लाई जाएं। तो ये प्रयास था। तो आज 23वां प्रयास, राजा विक्रमादित्य और बेताल की 23वीं कथा। एक ही रात में, ज़रा ये सोच के देखिए कि एक ही रात में मेरे शरीर ने मेरे मन के साथ, या मेरे मन ने मेरे शरीर के साथ 25 अटखेलियाँ की, और उसके बाद वो दोनों एक हो गए। तो 23वें बेताल की कहानी की तरफ चलते हैं कि शव के बार बार हाथ से निकल जाने के कारण राजा विक्रमादित्य परेशान होने लगे थे। एक बार फिर वो शमशान की तरफ लौटे और शव को उस वृक्ष की शाखा से उतारकर कंधे पर रखकर अपने गंतव्य की तरफ चल पड़े। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब वो बेताल के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे और शव को उस योगी को सौंप कर ही दम लेंगे, और कोशिश करेंगे कि बेताल की कहानी खत्म होने से पहले पहले वो योगी के यहाँ पहुंच जाएं। लेकिन बेताल चंचल था। उन्होंने रास्ते में उसके सामने पुनः एक चुनौती पेश कर दी, यानी कि बेताल ने एक नई कहानी राजा विक्रमादित्य को सुनानी शुरू कर दी। प्राचीन काल में मिथिलावती नगर में एक राजा राज्य करता था और उसका नाम था गुणाधिप। बड़ा प्रतापी राजा था, बहुत ही बड़ा राज्य था उसका, प्रजा उसे प्यार करती थी। एक बार जब राजा राज्यसभा के सिंहासन पर विराजमान था, तो उस समय वहां एक व्यक्ति जिसका नाम वीरमदेव था, वो उपस्थित हुआ। वह एक साहसी और राजपूत था, वीर राजपूत था, और उसने राजा से नौकरी के लिए प्रार्थना की। राजा ने उसे नौकरी तो दे दी, लेकिन और उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, उसके साथ कोई बातचीत नहीं की। वीरमदेव को नौकरी मिल गई, लेकिन उसके मन संतुष्टि नहीं हुई, उसका मन संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वह राजा से
कुछ आवश्यक बातें करना चाहता था, वह राजा से वार्तालाप करना चाहता था। और अपनी नौकरी के दौरान उसने कई बार प्रयास किया कि वह राजा के पास बैठकर उसके साथ बातचीत करे, लेकिन क्योंकि राजा प्रतापी था और उसका दरबार बड़ा था, उसके दरबारी बड़े थे, तो वो ऐसा समय उसको उपलब्ध नहीं हो पाया कि वह राजा के साथ कोई बात कर सके। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ वन में आखेट करने का कार्यक्रम निश्चित हुआ था। राजा वीरमदेव उन सैनिकों के साथ जा मिला और उसने सोचा कि हो ना हो वन में उसको उचित अवसर शायद मिल जाए राजा से बातचीत करने का। और जो आप सोचते हैं वो अक्सर सिद्ध हो जाता है, सत्य सिद्ध हो जाता है। जब राजा वन में पहुंचा तो उसकी नजर एक हिरण की तरफ पड़ी। हिरण चंचल था, वो बड़ी तेजी से दौड़ा। राजा ने जो अपना घोड़ा है वो हिरण के पीछे दौड़ाया। हिरण चौकड़ी मारकर भागने लगा और राजा उसके पीछे भागता 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 अपने सेवकों से दूर चला गया। और उसके जो सेवक थे, उसके संगी साथी थे, जो भी अकेट के लिए आए थे, वो पीछे रह गए। राजा को हिरण तो नहीं मिला, लेकिन वो वन में रास्ता अवश्य भूल गया। वो वन में इधर उधर भटकने लगा। अब थोड़ा समय बीत जाने के बाद उसको वन का रास्ता ना मिलना परेशान करने लगा। अचानक उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी कि महाराज, घबराइए नहीं, मैं आपकी सेवा के लिए मौजूद हूं। और ये आवाज वीरमदेव की थी। वह राजा के पीछे लगा हुआ था। राजा जब तेजी से भागा था अपने घोड़े पर, उसने भी अपने घोड़े की लगाम खींचकर उसी तेजी के साथ राजा का पीछा करने लगा था। और देखते ही देखते वो राजा के पीछे जाके पहुंच गया था। वीरमदेव की आवाज सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और थोड़ी संतुष्टि भी हुई। और उसने कहा, वीरमदेव तुम? उसने नम्रता पूर्वक कहा कि हाँ महाराज, मैं आपका सेवक। ये कहकर वीरमदेव राजा को एक घने पेड़ की छाया के नीचे ले गया। राजा थक गया था। राजा को उसने अपने साथ लाई हुई एक चादर बिछाकर वहां बिठा दिया, उसे पानी पिलाया और जो भोजन वो अपने साथ लेके आया था उसको भोजन करवाकर संतुष्ट किया। उसकी सेवा को देखकर राजा प्रसन्न हुआ और उसने आश्चर्य से वीरमदेव से पूछा कि वीरमदेव, जब तुम मेरे पास नौकरी करने आए थे तो तुम्हारा शरीर हट्टा कट्टा था, तुम एक मजबूत राजपूत नजर आते थे, लेकिन अब तुम्हारा शरीर दुर्बल क्यों होता चला जा रहा है? क्या तुम्हें मेहनताना कम मिलता है? ये सुनकर वीरमदेव बोला कि महाराज, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बात यह है कि जब मनुष्य की कामना पूर्ण नहीं होती, उसकी इच्छाएं उसके मन में ही रह जाती हैं, तो अक्सर शरीर दुर्बल हो जाता है। राजा ने पूछा कि मेरे होते हुए ऐसी कौन सी कामना है तुम्हारी जो पूर्ण नहीं हुई? बताओ, मैं उसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीरमदेव बोला कि महाराज, मेरी एक ही कामना थी जिसको पूर्ण करने के लिए मैं आपके पास आया था, परंतु लगता है कि आज वो कामना पूरी हो जाएगी और आज के बाद मैं दुर्बल नहीं रहूंगा। राजा बड़ा हैरान हुआ। उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया राजा कि तुम्हारी ऐसी कौन सी कामना आज पूरी हो गई? चलो अच्छा है, पूरी हो गई, लेकिन कम से कम मुझे बता तो दीजिए। वीरमदेव बोला कि महाराज, मैं आपके प्रताप और आपका यश सुनकर आपके दरबार में उपस्थित हुआ था और नौकरी तो केवल एक बहाना थी। दरअसल मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता था। मैंने अनेक अवसर ढूंढे, लेकिन आपसे वार्तालाप करने का मुझे कोई भी अवसर ना मिल पाया और ईश्वरीय कृपा से आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है।
राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, हैरान भी हुआ कि ये मेरे पास नौकरी कर रहा है, लेकिन इसकी अंतिम मंशा कुछ और थी। ये मेरे पास बैठना चाहता था, मेरे साथ वार्तालाप करना चाहता था। तो राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि अच्छा चलो ठीक है, आज हम दोनों को समय मिला है और तुम वार्तालाप करके अपने मन की इच्छा पूर्ण करो। तो इसे ऐसे करते करते जब तुम वार्तालाप करके अपनी इच्छा पूर्ण करो, तो वीरमदेव ने काफी समय उसके साथ, राजा के साथ अनेक अनेक विषयों पर बातें करता रहा और काफी समय तक। और जो उसके सैनिक थे वो काफी पीछे रह गए थे। जब तक वो सैनिक उसके पास पहुंचते, वीरमदेव और राजा हर तरह की विषयों पर, अनेक विषयों पर बातचीत कर चुके थे। और जब बातचीत खत्म हो गई तो राजा वीरमदेव ने उसको कहा कि अब तुम्हारी कामना पूरी हो गई और मैं भी जान गया हूं कि तुम हर विषय का ज्ञान रखते हो, तो अब मुझे राजधानी पहुंचाओ। फिर उन्होंने दोनों ने घोड़े पर सवार हो गए और जैसे ही जंगल से बाहर निकले तो राजा के जो उसके सेवक थे वो उसकी तलाश कर रहे थे, वो उनको मिल गए और वो राजा वीरमदेव और अपने सेवकों के साथ राजधानी में प्रवेश हुआ। राजधानी में उसने प्रवेश किया और राजधानी पहुंचकर राजा, क्योंकि वीरमदेव पर बहुत प्रसन्न था, उसको बहुत सा पुरस्कार देकर उसे अपनी निजी सेवा में उसने नियुक्त कर लिया। और धीरे धीरे वह राजा की सेवा करने लगा। कई वर्ष बीत गए। राजा विशेष कार्यों के लिए अलग अलग नगरों में, अलग अलग राज्यों में उसको भेजता रहता। तो एक बार राजा ने वीरमदेव को एक विशेष कार्य के लिए दूसरे नगर में भेजा। वह जो नगर था वह एक समुद्र के किनारे था। उसने उस नगर में जाकर वहां बड़ी खूबी से जो राजा ने कार्य दिया था वो पूरा किया और फिर समय निकालकर वह उस नगर में टहलने के लिए चला गया। घूमता घुमाता एक देवी के मंदिर में वो जा पहुंचा और वहां जाकर उसने पूरे भक्ति भाव से देवी की पूजा की। जब वह उस मंदिर से निकल रहा था तो अचानक उसकी नजर एक बड़ी सुंदर लड़की पर पड़ी जो उस मंदिर में पूजा कर रही थी और उसने मन ही मन सोचा कि काश इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए। ये सोचकर उसने लड़की से कहा कि तुम कौन हो और कहाँ रहती हो, और अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो, क्योंकि मैं तुम पे मोहित हो गया हूं और तुमसे विवाह करना चाहता हूं, तो क्या तुम तैयार हो? लड़की ने कहा क्यों नहीं, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन मुझसे विवाह करने से पहले, मुझसे विवाह करने के लिए तुम्हें इस सामने वाले कुंड में नहाना होगा। वीरमदेव बोला ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी कुंड में स्नान कर लेता हूं। और ये कहकर उसने अपने कपड़े उतारे और कुंड में कूद गया। जैसे ही उसने कुंड में छलांग लगाई, लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा आश्चर्य, वीरमदेव जब कुंड से बाहर निकला तो उसने देखा कि वह अपने राज्य की राजधानी में खड़ा है। यह देखकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ, पर अब क्या हो सकता था। अब तो वो बहुत दूर अपने राज्य की राजधानी में पहुंच गया था। यह घटना उसको विस्मृत कर गई। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ वो इस घटना से, और उसने अगले दिन राज दरबार में जाकर ये कथा राजा को सुनाई, ये घटना राजा को सुनाई। तो राजा भी बड़ा आश्चर्यचकित रहा। उसने कहा वीरमदेव, तुम भी मुझे उस मंदिर में ले चलो, यहाँ जो मतलब जहाँ पर वो विस्मयजनक कुंड है, मैं भी देखना चाहता हूँ और उस देवी की अर्चना करना चाहता हूँ जो उस मंदिर की कुल देवी है। वीरमदेव और राजा उस नगर की तरफ चल पड़े। बहुत दूर था, बड़ी लंबी यात्रा हुई। एक कुछ महीनों के बाद, यात्रा के बाद, वीरमदेव राजा के साथ उस मंदिर में पहुंच गया और दोनों ने जाकर भक्ति भाव से
देवी की पूजा अर्चना की। और दोनों जब मंदिर से बाहर निकले तो उन्हें दोनों को वो लड़की पुनः दिखाई दी। वह राजा को देखते ही, अब देखिए, राजा को देखते ही वो लड़की उस पर मोहित हो गई। पहले विरमदेव उसके ऊपर मोहित हुआ था, लेकिन अब लड़की जो है वो राजा को देखकर मोहित हो गई और उसने राजा से कहा कि राजन, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, किस राज्य के राजा हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा उसकी बात सुनकर बोला, क्यों क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी और उसके लिए मुझे वचन देना होगा। जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। लड़की बोली, जो तुम कहोगे मैं करूंगी। राजा ने कहा, तो मेरी आज्ञा है कि तुम पहले मेरे सेवक के साथ तुम विवाह कर लो, ये मेरी आज्ञा है। लड़की सकपका गई और वो बोली, पर यह कैसे हो सकता है, मैं तो विवाह तुम्हारे साथ करना चाहती हूं राजन। राजा ने कहा, देखो, जो अच्छे मनुष्य होते हैं वो अपना वचन देकर पीछे नहीं हटते, और अभी अभी तुमने मुझे ये वचन दिया है कि मैं जो कहूँगा तुम वही करोगी, और अगर तुम मुझसे पवित्र प्रेम करती हो तो मेरी बात मानकर तुम मेरे सेवक के साथ विवाह कर लेना चाहिए तुम्हें। अब लड़की विवश हो गई। उसने राजा की बात मानकर विरमदेव के साथ विवाह कर लिया और विरमदेव राजा के चरणों में गिरकर बोला कि महाराज, आप धन्य हैं। संसार में लोग धन और सुंदर स्त्री के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं, बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते हैं धन और स्त्री के लिए, लेकिन आपने उसी को बिना किसी मोह के छोड़ दिया। आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं। फिर विरमदेव अपनी पत्नी और राजा के साथ राजधानी लौट गया और राजा ने उसे रहने के लिए महल, धन, सवारी के लिए घोड़े, हाथी प्रदान किए और वह अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक उस राज्य में रहने लगा। ये कहानी सुनाकर बेताल बोला कि राजन, बताइए, यहां पे श्रेष्ठ त्यागी कौन है, विरमदेव या राजा? और फिर वही बात दोहराई कि अगर आपने जानते हुए भी मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य इस बार फिर बेताल की चाल में आ चुके थे। उत्तर देना नहीं चाहते थे, लेकिन बेताल के कथा खत्म होने से पहले ही वो योगी की कुटिया तक नहीं पहुंच पाए थे और फिर उसे राजा विक्रमादित्य को अपना मौन तोड़ना पड़ा। और राजा विक्रमादित्य ने कहा कि विरमदेव का त्याग जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। बेताल ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों महाराज? राजा ने सुंदर स्त्री का त्याग किया, वो स्त्री उसके साथ, राजा के साथ शादी करने के लिए तैयार थी, शादी करने के लिए ललायित थी, लेकिन राजा ने उसका त्याग किया और उसकी शादी जो है वो अपने सेवक विरमदेव के साथ कर दी, तो क्या उसके त्याग को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता? विक्रमादित्य बोले, नहीं, राजा सामर्थ था, विरमदेव का स्वामी था और स्वामी का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने सेवक की इच्छाओं को पूर्ण करे, उसके सुख के लिए, उसके त्याग के लिए बड़े बड़े त्याग करे। और विरमदेव सेवक था, साधारण स्थिति का था। उसने राजा की भलाई के लिए राजा को वहां उस मंदिर में लेके गया। ये केवल उसने राजा की भलाई की दृष्टि से किया था। अब बेताल को अपने प्रश्न का सही उत्तर मिल गया था, अतः शव के साथ वो पुनः गायब हो गया और राजा को मौन भंग करना उसके स्वतंत्र होने का कारण बन गया और वह शव सहित शमशान में जाकर उसी शिंशिपा के वृक्ष की शाखा पर लटक गया। अब ये कहानी जो है, ये कहानी सीधी सी लगती है, लेकिन है नहीं।
इस कहानी में जो बेताल है वो राजा की नब्ज को टटोलता है कि राजा, अब देखिए राजा का कर्तव्य किस तरह से बेताल ने विक्रमादित्य के को सिखाया, या विक्रमादित्य के मन की जो परिपक्वता है कि जो राजा वही अच्छा राजा है जो अपने सेवकों का ख्याल रखे, अपने सेवकों की इच्छाओं को पूर्ण करे। अब सोचिए कि इस तरह के राजा हमने देखे हैं, और इस तरह के राजा क्या आज हमारे पास हैं, या अगर हैं तो क्या हम उनकी बातों को समझ पा रहे हैं। तो ये थी 23वें बेताल की कथा। अब इसके बाद जो अगली कथा है उसके ऊपर चलेंगे हम धीरे धीरे। सिंहासन बत्तीसी की हम बात करना चाहते थे कि इसके बाद की जो कथा है कि इन्हीं राजा विक्रमादित्य का जो सिंहासन था वो दबा मिला, और राजा भोज उनको ये सिंहासन मिला। उसके बारे में बात की थी कि कैसे 32 कथाएं 32 पुतलियों के द्वारा कही गई हैं जो राजा के सिंहासन पर लगी हुई थी। किस तरह से पिछली बार 2-3 हफ्ते पहले ये बात हुई थी कि राजा भोज को एक साधारण सा चरवाहा, उसके बारे में किसी ने बताया कि वो विख्यात हो रहा था अपने फैसले करने के, जो टीले पर चढ़कर फैसले करता था, और राजा ने उस चंद्रमान नाम के चरवाहे को देखा और अद्भुत थी उसकी क्षमता, अद्वितीय क्षमता थी उसकी, और राजा ने उस टीले की खुदाई करवाई और वहाँ से ये सिंहासन उनको मिला। जब धूल मिट्टी की सफाई की गई तो वो जो सिंहासन था वो बड़ा खूबसूरत सिंहासन था, और उसके नीचे 32 पुतलियाँ यानी कि 32 परियां। जब राजा उस सिंहासन पर बैठने लगा तो वो उसका उपहास करने लगी और ये कहा कि क्या तुम राजा विक्रमादित्य के समकक्ष हो? अगर समकक्ष नहीं हो तो आप इसके बारे में, इस सिंहासन पर बैठने के लिए के काबिल नहीं है। क्योंकि अब ये कथा कुछ इस तरह की है कि 32 कथाएं राजा भोज को इस काबिल बना देंगी कि वह राजा विक्रमादित्य की तरह, अब बेताल की 25 कथाओं ने राजा विक्रमादित्य को इस काबिल बनाया कि वो एक न्यायप्रिय, पराक्रमी, दानवीर और विवेकशील राजा बने। इसी तरह ये 32 कथाएं, ये सिंहासन बत्तीसी, इसकी जो 32 की 32 परियां हैं, 32 की 32 जो पुतलियां हैं, चित्रलेखा, चंद्रकला, इस तरह की 32 हैं, तो वो राजा को इस काबिल बनाएंगी कि वह राजा विक्रमादित्य के समकक्ष हो जाए। राजा भोज जो हैं वो परमार वंश के 9वें राजा थे, परमार या पंवार। और ये परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की नगरी थरा नगरी, वहां 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया था। राजा भोज ने बहुत युद्ध किए, उनके द्वारा जो अब उन्होंने अपनी एक ऐसी प्रतिष्ठा साबित की और उन्होंने ये सिद्ध किया कि उनमें असाधारण योग्यता है। हालांकि उन्होंने अपना सारा का सारा जीवन अधिकांश युद्ध क्षेत्रों में बीता, लेकिन वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपने जो राज्य की उन्नति के लिए कोई भी बाधा आने नहीं दी। उन्होंने मालवा के नगरों में, गांवों में मंदिर बनवाए, प्याऊ बनवाए,
और बहुत ही अच्छे स्कूल बनाए। और ये कहा जाता है कि ये जो उनका धरा नगरी, मालवा प्रदेश जिसे कहते हैं, ये मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है वो राजा भोज ने ही बसाया था। और तब उनका नाम था, उस शहर का नाम था भोजपाल नगर। और कालांतर में भूपाल, भूपाल, भूपाल और वहाँ से ये भोपाल हो गया। राजा भोज ने भोजपाल नगर के आसपास एक समुद्र के तन के समान एक बड़ा से तालाब का निर्माण करवाया था, जो पूर्व से और दक्षिण में भोजपुर का एक, उसके पूर्व में भोजपुर का एक विशाल शिव मंदिर था। आज भी भोजपुर जाते समय रास्ते में वो शिव मंदिर आता है और उस तालाब के की पत्थरों की बनी हुई विशाल पाल दिखाई देती है। उस समय जो तालाब का पानी था वो पवित्र माना जाता था और ये माना जाता था कि उस पानी में औषधीय गुण हैं और बीमारियों को ठीक करता है। ये भी कथा है कि एक बार राजा भोज को चर्म रोग हो गया था, तो तब किसी ऋषि या वैद्य ने उन्हें उस तालाब में स्नान करने की और उसको पीने की सलाह दी थी और कहते हैं कि इससे उनका चर्म रोग ठीक हो गया था। राजा भोज स्वयं बहुत विद्वान थे और कहा जाता है कि उन्हें धर्म, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विद्या, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण, वास्तु, काव्य, औषधि शास्त्र, इनका बहुत ज्ञान था और उन्होंने इन विषयों पर अनेकों पुस्तकें लिखी जो अब भी विद्यमान हैं। और इनके समय में कवि जो हैं, कवि, पंडित, ये सब बहुत माने जाते थे और इनका बहुत आदर होता था। और इनका जो कार्यकाल रहा वो 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। और इनकी विद्वत्ता के कारण आज भी हम बात सुनते हैं कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगई तेली। असल में ये कुछ इस तरह का था कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगई तेलंग, ये प्रचलित है। और राजा भोज ने 84 ग्रंथों की रचना की, लेकिन इनमें से बस अभी 21 ग्रंथ ही शेष हैं। बड़े वीर, बड़े प्रतापी राजा थे ये। जब राजा भोज जीवित थे तब कहा जाता था, संस्कृत में कहा जाता था कि अद्य धरा सदा धारा सदा लंबा सरस्वती, अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्व भोजराजे भुवि स्थिते। यानी कि जब भोजराज धरती पर स्थित हैं तो धरा नगरी, यानी कि धरा नगरी सदा धरा है। सदा धरा का मतलब कि अच्छे आधार वाली है, उसका बेस बहुत अच्छा है, बेस बड़ा स्ट्रांग है और सरस्वती को हमेशा सपोर्ट मिली यहाँ पर, और पंडित यहाँ पर खुशहाल रहे। और जब उनका देहांत हो गया तब कहा गया कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। और जब उनका देहांत हो गया, जब वो दिवंगत हो गए, तो धरा नगरी जो है निराधार हो गई और सरस्वती बिना आलंब के हो गई और पंडित जो हैं खंडित हो गए। तो ये कहा जाता है, ये कहावत है, लेकिन हमें इन कहावतों के बारे में कहीं देखने को नहीं मिला। हम सिर्फ यही कहते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो ये भी एक अजीब सा संतुलन, इसको भी बड़े अलग तरीके से हम सब लोग पेश करते हैं। तो प्रयास है कि हमारी अपनी कहानियाँ, जिनको काल के नीचे छुपा दिया गया और कुछ ग्रंथ नष्ट कर दिए गए, तो उन्हीं तरह की उसी कहानियों को दोबारा लाने के लिए प्रयासरत हूँ मैं भी, और मेरे अलावा और लोग भी हैं जो बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। और हम सब का जो कार्य, परमात्मा इसको जब सफलता देगा तो हम अपना जो गौरव
अपने हिंदुस्तान का, अपने भारतवर्ष का जो गौरव हम गवा चुके हैं, वो गौरव दोबारा वापस आएगा। तो इसी प्रयास के साथ आपसे विदा लेने का अब समय आ गया है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ घटनाएं जो हैं वो आपकी लाइफ के स्ट्रीम को चेंज कर देती हैं। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और आप भी इस तरह की घटनाओं के साथ रूबरू होते हैं हर रोज़। तो मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूं कि क्या पढ़े लिखे होना, हम कहते हैं कि किसी के साथ उलझे मत, तो आप पढ़े लिखे हैं, क्या पढ़े लिखे होना एक मूर्ख जो पागल भी है उसके साथ उसको टैकल करना एक पढ़े लिखे को नहीं चाहिए? एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, क्या पढ़े लिखे होना, एक पढ़ी लिखी लड़की होना और अपनी बात को ना कह पाना, या समाज आपके लिए क्या कहेगा, तो आप पढ़ी लिखी हो और हर चीजें आपको सुनने को मिलेंगी या आपको सुनना चाहिए, आप उसका प्रत्युत्तर ना दें, क्या ये ठीक है? इस तरह की कुछ घटनाएं आपके साथ भी होती हैं, हमारे साथ भी होती हैं और कुछ हुई हैं। बस इस पे आपका ध्यान लाना चाहता हूं। और इनबॉक्स में मुझे इसके बारे में, अगर मेरा सवाल आपको समझ में आ गया है तो इनबॉक्स मुझे आप इसकी सजेशंस दें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब चलता हूँ। अगले हफ्ते फिर आऊँगा 24वें बेताल के साथ, और उसके साथ कुछ और छोटी मोटी कथाएं, छोटी मोटी कहानियाँ। कोशिश कर रहा हूँ कुछ व्यंग्यात्मक कहानियाँ भी आपके साथ करूँ, क्योंकि हमारे जो इतिहास में कई ऐसी कथाएं हैं, कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसने काव्य को, जिसने गद्य काव्य ये सब कुछ दिया है, तो उनको आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपसे इजाज़त मांगता हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊँगा, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।